प्रधानमंत्री आवास के एक तंग कमरे में दो टेलीप्रिंटर खड़खड़ा रहे थे। इस खड़खड़ाहट के साथ वे लगातार शब्द उगलते जा रहे थे। सुबह की सुस्त कर देने वाली इस घड़ी में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की ये नाइट कॉपी थी, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा था। आमतौर पर इन मशीनों पर किसी की नज़र उतनी नहीं जाती थी, कम से कम इतनी सुबह तो कभी नहीं। पर 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के सबसे वरिष्ठ निजी सचिव कृष्ण अय्यर शेषन घबराहट के साथ एक मशीन से दूसरी मशीन की ओर भाग रहे थे। उस कमरे में एक भयानक चुप्पी थी, जिससे घड़ी की टिक टिक और टेलीफोन की घंटियां भी नहीं तोड़ पा रही थी। एक बड़ी खबर आने को थी और शेषन बेचैनी से उसी का इंतजार कर रहे थे। ये वो दिन था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा एक याचिका पर फैसला सुनाने वाले थे। ये याचिका राज नारायण ने साल 1971 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन के खिलाफ दाखिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की कमरा नंबर 24 में फैसला आया, जिसके मुताबिक इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया गया था। फैसला आने के कुछ ही दिन बाद भारतीय लोकतंत्र की अमावस शुरू हो गई। पूरे 19 महीने लंबी वो अमावस जिसे हम और आप इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। एक नया दिन और एक नई किताब, और आज की हमारी किताब है इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी। इसे लिखा है वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने, जिन्हें इमरजेंसी के दौरान कैद कर लिया गया था। प्रभात प्रकाशन से आई इस किताब में नैयर ने 6 अध्यायों में इमरजेंसी के दिनों की बात की है, कई अनकही कहानियों को दर्ज किया है। हम ऐसी कुछ ब्यौरे आपके लिए जुटा कर लाए हैं। 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी के दिनों की ही बात है, जब आज़ाद भारत की सरकार ने उस संस्थान को सील कर दिया था जिसे महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए खड़ा किया था। नवजीवन ट्रस्ट प्रेस, जहां से महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन अखबार छपवाते थे। नवजीवन ट्रस्ट प्रेस से एक बुकलेट छपवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रेस पर धावा बोल दिया, उसे सील कर दिया। प्रेस 6 दिनों तक बंद रखी गई। मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा। कुछ दिनों बाद सरकार नवजीवन के ट्रस्टियों से कहा कि अगर वहां छपने वाली सारी सामग्री को सेंसरशिप के लिए सौंप दिया जाए तो सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। पर उस दौर में सरकारी मशीनरी की चपेट में कहीं भी कोई भी आ सकता था, जैसे कि खुद कांग्रेसी मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा। मुख्यमंत्री पद से उनकी विदाई का किस्सा भी हैरान कर देने वाला है। इंदिरा गांधी के विश्वासपात्र यशपाल कपूर के उनको कहीं से पता चला कि बहुगुणा 4 तांत्रिकों की मदद से इंदिरा और उनके बेटे संजय गांधी का खात्मा करने का अनुष्ठान कर रहे हैं। कपूर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी की मदद से वहीं इन तांत्रिकों को ढूंढ निकाला था और मीसा के तहत गिरफ्तार करवाया। इसी बात पर इंदिरा गांधी ने बहुगुणा को इस्तीफा देने का आदेश दे दिया। हालांकि कुलदीप नैयर अपनी किताब में बहुगुणा के हवाले से लिखते हैं कि ये सारी बातें मनगढ़ंत थीं और जिस तांत्रिक की बात हो रही है वो दरअसल में एक वैद्य था, जिसने कमलापति त्रिपाठी समेत यूपी के कई नेताओं का इलाज किया था। उन्हें गलती से तांत्रिक समझ लिया गया था। बहरहाल इस गलती की कीमत बहुगुणा को सीएम पोस्ट खोकर चुकानी पड़ी। इस्तीफे के बाद बहुगुणा ने इंदिरा गांधी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इंदिरा ने ना तो कभी मिलने का वक्त दिया और ना ही अपना पक्ष रखने का। इमरजेंसी के उस दौर में भारतीय जेलों में हालात खराब थे, लेकिन उससे बुरा था अधिकारियों का सलूक। उन्हें खास तौर पर बता दिया गया था कि राजनीतिक बंदियों के साथ अपराधियों जैसा ही बर्ताव किया जाए। कुछ जगहों पर टॉर्चर किए जाने वाले नियमित चैम्बर बनाए गए थे। दिल्ली के लाल किले में आधुनिक विदेशी उपकरणों से सज्जित एक चैम्बर था। इन उपकरणों का इस्तेमाल अपराध कबूल करवाने के लिए किया जाता था। किसी बंदी पर घंटों तक फ्लड लाइट जलाई जाती थी और पीछे साउंड इफेक्ट से उसे तोड़ने की कोशिश की जाती थी। काफी देर तक खुफिया विभाग के अधिकारी उससे पूछताछ करते और उसकी सारी हरकतों और बयानों को ऑडियो वीडियो टेप में रिकॉर्ड करते थे। और इसी वक्त पर इंदिरा गांधी की विश्वास पात्र बंसीलाल ने कहा कि कैदी इतने खुश हैं कि उनका वजन बढ़ गया है। इमरजेंसी में विपक्ष के कई नेताओं को कैद कर लिया गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण यानी जेपी भी थे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी और सरकार उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती नहीं करना चाहती थी, तो उन्हें चंडीगढ़ ले जाया गया। लेकिन जेपी को चंडीगढ़ ले जाने से पहले इंदिरा गांधी ने उन्हें दिल्ली में घुमाए जाने का आदेश दिया। इंदिरा की सोच थी कि जेपी ने अपनी जनसभाओं के लिए भीड़ तो इकट्ठा कर ली, लेकिन अब जेपी को यह जताने का वक्त है कि उनकी गिरफ्तारी का किसी ने विरोध नहीं किया। पुलिस को आदेश दिया गया कि वो गिरफ्तार जेपी को पूरे शहर में घुमाएं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी से घुमाया जाए। सचमुच ऐसा लग रहा था कि राजधानी के लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि उन्होंने क्या
खो दिया है। इमरजेंसी लगने के साल भर बाद जब 1976 का स्वतंत्रता दिवस आया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन ने आपातकाल के विरोध में इतिहास के दूसरे दांडी मार्च का नेतृत्व किया। पहला दांडी मार्च महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में किया। हालांकि इमरजेंसी में मणिबेन को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन उनके सभी साथी अरेस्ट कर लिए गए थे। दिल्ली से खास निर्देश थे कि मणिबेन को गिरफ्तार न किया जाए। वो 22 दिनों में दांडी पहुंच गई। किताब में उस समय रक्षा मंत्री रहे बंसीलाल की अभद्रता का भी जिक्र है। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि बंसीलाल को गाली गलौज करने की आदत थी। इसी वजह से तब के नौसेना प्रमुख सुरेंद्र नाथ कोहली ने रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ही अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी। दरअसल हुआ यह था कि 1976 के जनवरी में नौसेना का बॉम्बे में एक कार्यक्रम था जिसमें संजय गांधी और बंसीलाल शामिल हुए। वहीं पर रात के औपचारिक खाने पर बैठने की व्यवस्था को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। हेड टेबल पर राष्ट्रपति और उनकी पत्नी, राज्यपाल और उनकी पत्नी, बंसीलाल और उनकी पत्नी और 2 फ्लैग अफसरों के बैठने की जगह थी। यहां तक कि सेना प्रमुखों को भी दूसरी टेबल पर जगह दी गई। संजय गांधी को काफी नीचे नौसेना के अधिकारियों के साथ जगह दी गई थी। बंसीलाल चाहते थे कि संजय को हेड टेबल पर बिठाया जाए। नौसेना प्रमुख SN कोहली ने बताया कि यह संभव नहीं है। नैयर लिखते हैं कि बंसीलाल नौसेना के अधिकारियों के सामने ही गाली गलौज पर उतर आए। कोहली के रिटायरमेंट में 3 महीने बाकी थे। अचानक उन्होंने वहीं से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। बंसीलाल इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने सुर बदल दिए। अब क्योंकि उनकी पत्नी रात के खाने में शामिल नहीं हुई, इसलिए उन्होंने वो जगह संजय को दे दी। कुलदीप लिखते हैं कि इस घटना ने चारों तरफ एक कड़वाहट घोल दी, जिसकी चर्चा देश भर में होने लगी। सरकार के खिलाफ कठोर टिप्पणियां सुनी जाती रहीं, भले ही उनके स्वर दबे हुए थे। पुलिसिया अत्याचार की एक कहानी हमें जॉर्ज फर्नांडिस के भाई लॉरेंस फर्नांडिस के शब्दों में मिलती है। जॉर्ज इमरजेंसी के दिनों में पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे, तो उनके भाई को पूछताछ के नाम पर बेंगलोर के उनके घर से उठाया गया था। कुलदीप नैयर लॉरेंस के हवाले से लिखते हैं, पुलिस हिरासत में सुबह 3 बजे प्यास से मेरी नींद खुल गई। मैंने पानी मांगा। मैं प्यास से मरा जा रहा था और मैंने जैसे ही पानी के लिए भीख मांगी, एक अफसर ने पुलिस के जवानों से कहा कि वो मेरे मुंह पर पेशाब करें। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मेरा दम लगभग घुटने वाला होता तब वे चम्मच में पानी भरकर मेरे होठ को भिगो देते थे। वो मेरे शरीर के हर अंग पर वार कर रहे थे। मैं फर्श पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। मैं रेंगने लगा और मैंने रहम की भीख मांगी। वो जानना चाहते थे कि सितंबर 1975 में जॉर्ज और उनकी पत्नी नीला कबीर अपने बेटे के साथ बेंगलोर क्यों आए थे। इमरजेंसी हटने के बाद भी इंदिरा गांधी कभी अपनी हार के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन 1977 में वो रायबरेली से चुनाव हार गई। रायबरेली के रिटर्निंग अफसर विनोद मल्होत्रा पर काफी दबाव बनाया गया। इंदिरा के एक और विश्वासपात ओम मेहता और निजी सचिव रहे RK धवन ने 3 बार दिल्ली से फोन कर उन्हें आदेश दिया कि दोबारा चुनाव हो या कम से कम दोबारा गिनती हो। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि इंदिरा चाहती थी कि उनकी हार की घोषणा जितनी देरी से संभव हो उतनी देरी से ही की जाए। कुलदीप बताते हैं कि इंदिरा की सोच ये थी कि अगर कांग्रेस पर्याप्त सीटें जीत जाएगी तो वो उपचुनाव में वापसी कर लेंगी। उस चुनाव में तो कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई, लेकिन 3 बरस बाद ही इंदिरा गांधी का डंका एक बार फिर से बजने लगा। जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट बुरी तरीके से फेल हो चुका था। मध्यावधि चुनाव हुए 1980 में और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इमरजेंसी हटने के 2 साल 11 महीने 27 दिन के बाद फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई। किताबी बातों में आज इतना ही। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक तनगुरिया ने। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलते चलते एक जरूरी सूचना, लौट आए हैं चुनाव और लौट आई है दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। कर्नाटक की राजनीति का हाल बताने निकल पड़ी हैं हमारी टीमें। अगले कुछ दिनों में ये टीमें नापेंगी कर्नाटक का चप्पा चप्पा और आपके लिए लाएंगी ग्राउंड से हर अपडेट। तो जानने कर्नाटक चुनाव की हर एक बात, जुड़े रहिए लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा के साथ। शुक्रिया।